अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये पार्ट 2 है मिशन के चैप्टर 5 का, ठीक है। और द लास्ट टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग वाज अबाउट सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट, ठीक है। तो हमने ये ग्राफ डिस्कस किया था जो कि हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि बॉन्ड डिमांड जो है वो प्राइस ऑफ बॉन्ड के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। और बॉन्ड्स की सप्लाई जो है उसका प्राइस ऑफ बॉन्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, दैट्स व्हाई इट्स अपवर्ड स्लोपिंग। और इसकी इंटरसेक्शन हम इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर रही थी। और ऑब्वियसली ये चीज़ें आपने बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ी भी होंगी कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से तो उसकी वजह से उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है या एक्सेस डिमांड हो जाती है। और एक्सेस डिमांड की वजह से होता क्या है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा लास्ट अपनी वीडियो में कि प्राइस और इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड्स का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो व्हेन प्राइस विल राइज इंटरेस्ट रेट विल फॉल, ठीक है। इसी तरह से अगर बॉन्ड सप्लाई ज़्यादा हो जाए बॉन्ड डिमांड से तो देयर विल बी एन एक्सेस सप्लाई, सरप्लस हो जाएगा। और इसकी वजह से प्राइसेस ऑफ बॉन्ड जो है वो कम हो जाएंगी और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जो टॉपिक आज का हमारा है वो ये कि हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्वियसली bond demand and bond supply can change due to some factors other than interest rate। यानी अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई फैक्टर चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो बॉन्ड डिमांड है और बॉन्ड सप्लाई है वो चेंज हो जाएगी और इनके कर्व्स शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। शिफ्टिंग फैक्टर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड ऑफ बॉन्ड्स को जो है वो चेंज कर देंगे और उसका कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स को चेंज करेंगे और उसकी वजह से उसका कर्व शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कीपिंग इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट हम अदर फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम ग्राफिकली इसको समझेंगे कि जब बॉन्ड डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से फाइनली इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो नंबर वन फैक्टर जो है जो कि बॉन्ड की डिमांड को चेंज कर सकता है वो है वेल्थ। और आपको याद होगा कि ये फैक्टर हमने एसिड डिमांड में भी डिस्कस किया था। अब अगर इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, ठीक है, बिजनेसेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की वेल्थ इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि जब वेल्थ इंक्रीज होती है तो एसेट डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यही बात यहाँ पे मेंशन है कि when wealth increases the quantity of bonds demanded at each bond price or interest rate increases। इस लास्ट लाइन का मतलब ये हुआ कि देखिए ये फैक्टर अदर देन बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अज्यूम करें कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्योंकि लोगों की वेल्थ इंक्रीज हो गई है तो लोगों ने बॉन्ड्स की डिमांड क्या कर दी है, बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जो कि बॉन्ड की डिमांड को इफेक्ट करता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब ये वही बात है जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि इफ़ यू होल्ड अ बॉन्ड जो कि आपको जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो दे रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार फ्यूचर में ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से होगा क्या कि जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट के बॉन्ड लो इंटरेस्ट रेट दे रहे होंगे, मेरा बॉन्ड अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जानी है। और वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इट मीन्स कि जो आपके बॉन्ड की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। क्योंकि जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा आप बॉन्ड को बेचने जाओगे तो कोई भी आपसे इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने वो बॉन्ड खरीदा है उस पर नहीं खरीदेगा। सब बोलेंगे कि यार मार्केट में जो बॉन्ड है वो तो इससे अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो हम आपका बॉन्ड इस पे क्यों खरीदें इस प्राइस पर। तो आपके बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हायर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर लोअर द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ठीक है। एक बॉन्ड है जो आपने होल्ड किया हुआ है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, आप एक्सपेक्ट करो कि फ्यूचर में इसका इंटरेस्ट रेट जो है, फ्यूचर में लॉन्ग जो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाला है। इट मीन्स कि आपके बॉन्ड्स की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है, उसका रिटर्न कम होने वाला है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो।
देयरफॉर आप बॉन्ड की डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है, ये बात समझिएगा कि अगर अभी आप, ये वही वाली एग्जांपल है कि अभी एक बॉन्ड आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है, आप फ्यूचर में बेचने जाते हो तो आपको पता चलता है न्यू बॉन्ड इसी वैल्यू के 15% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू फिर वो नहीं रहेगी जिसका आपने खरीदा था, कि बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप अभी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो आप अभी क्या करोगे, बॉन्ड डिमांड कम कर दोगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार फ्यूचर में मुझे कैपिटल लॉस होगा, ठीक है, जब मैं वो बॉन्ड बेचने जाऊंगा तो। थर्ड फैक्टर इज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन का बॉन्ड डिमांड के साथ क्या कनेक्शन है। आपने, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि रियल रेट और नॉमिनल रेट का डिफरेंस आप लोगों को पता होगा। डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट है वो बराबर होता है किसके, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए आपने एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है, जो कि आपको ऑफर कर रहा है 10% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये आप 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसकी मेच्योरिटी 2 इयर्स की है। अब ये बॉन्ड आपको कितना इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, 10% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, ठीक है। 2 साल बाद अगर ये जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है इकोनॉमी का, वो कितना हो जाता है, 8% हो जाता है, तो बेसिकली आपकी परचेजिंग पावर में कितना चेंज आएगा, यानी आपको एक रिटर्न मिला 10%, जबकि इन्फ्लेशन हो गई उस टाइम में, तो आपके इन्फ्लेशन से होता क्या है, इन्फ्लेशन से आपके जो पैसों की वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो रियल टर्म्स में आपको कितना फायदा हुआ। तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 10% इंटरेस्ट था, इन्फ्लेशन कितनी थी, 8%, तो यानी रियल इंटरेस्ट रेट तो आपको सिर्फ 2% मिला, सिर्फ 2% आपकी परचेजिंग पावर में चेंज आया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या करती है, इन्फ्लेशन आपके पैसों की जो वैल्यू है, आपकी परचेजिंग पावर को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो अगर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार फ्यूचर में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो उनको पता होता है कि हमारे जो बॉन्ड का रिटर्न है वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उस बॉन्ड पे जब आपको जो रिटर्न मिलेगा उसकी वो वैल्यू ही नहीं होगी इन्फ्लेशन की वजह से ना, तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड डिमांड को कम कर देंगे, ठीक है। तो महंगाई से जो है वो बॉन्ड डिमांड पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है रिस्क, ये भी रिस्क और लिक्विडिटी वो फैक्टर है जो कि ऑलरेडी हम अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बॉन्ड जो है इसकी इसकी रिस्कीनेस बहुत ज़्यादा है, इसका रिटर्न अनसर्टेन है, तो आप बॉन्ड डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और यही वाइस वर्सा होगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रिस्क लो है रिलेटिव टू अदर एसेट्स, तो आप बॉन्ड डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में इन सारे फैक्टर्स को सोचिएगा। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि बॉन्ड को लिक्विडेट करवाना बहुत आसान है रिलेटेड टू अदर एसेट्स, आप आसानी से बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपकी बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि आपकी बॉन्ड की डिमांड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मशीन में इसका एक टेबल, समरी टेबल मौजूद है, उसको आप देख लीजिएगा। वेल्थ के इंक्रीज होने से बॉन्ड डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो आपकी बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जानी है, कम हो जानी है, और आपको कैपिटल लॉस होना है। तो आज आप अपने बॉन्ड की डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन होने वाली है, तो यानी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, आपकी बॉन्ड की डिमांड जो है वो आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको रियल टर्म्स में रिटर्न कम मिलेगा। अगर रिस्कीनेस बढ़ जाएगी बॉन्ड की, तो बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी। अगर लिक्विडिटी बढ़ रही है बॉन्ड की, तो आप बॉन्ड की डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बॉन्ड की डिमांड को इस तरह से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू द सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स, ऑब्वियसली जब बॉन्ड की डिमांड पे कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि सप्लाई ऑफ बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी
कि आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि बॉन्ड की डिमांड कौन करता है और बॉन्ड की सप्लाई कौन करता है, ठीक है। तो जो लेंडर्स हैं, जो कि पैसा दे रहे होते हैं, कर्ज दे रहे होते हैं, वो डिमांडर्स कहलाते हैं बॉन्ड्स के, ठीक है। जो जबकि जो पैसा ले रहे होते हैं, जो बोरोवर्स होते हैं, वो कौन है? सप्लायर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अब एक बंदा जो बॉन्ड को सप्लाई कर रहा है, वेदर इट इज गवर्नमेंट और एनी अदर प्राइवेट फर्म, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी बॉन्ड की सप्लाई को चेंज करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा जो है वो ग्रो कर रही है, बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छा, तो ऐसे टाइम में बिजनेसेस क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने में बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, और जब आपको फंड्स चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ा देते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से पैसा लेना चाह रहे हो, ठीक है, फंड्स लेना चाह रहे हो। तो जब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट की, तो बॉन्ड्स की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड का सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑन कॉन्ट्ररी, आप रिसेशन में देखो, रिसेशन कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें इकोनॉमी बहुत डाउन टर्न में चल रही होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत डाउन होती है। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो कि अभी इन्वेस्टर सोच रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाएगी, ठीक है, प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो ऐसे टाइम में इन्वेस्टर क्या करेगा? कम करना चाहेगा इन्वेस्टमेंट, और जब वो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो उसको फंड्स की भी कम ज़रूरत होगी, तो वो बॉन्ड्स की सप्लाई क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जो कि बॉन्ड की सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। ऑब्वियसली हम ये बात अपने बहुत इनिशियल लेवल पे पढ़ चुके हैं कि जब बॉन्ड की सप्लाई बढ़ेगी तो बॉन्ड का सप्लाई कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब बॉन्ड की सप्लाई कम होगी तो बॉन्ड का सप्लाई कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग तो हम सिंपल सप्लाई और डिमांड की पढ़ते आते ही हैं, ठीक है। देन यहाँ पे भी एक फैक्टर आ रहा है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप लेंडर हो, जब आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो आपको ये डर है कि यार अगर महंगाई हो जाती है, तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल, आप इसको बहुत आसानी से एक एग्जांपल से समझो कि आपने किसी को 1000 रुपये दिए, ठीक है, और आप उसे बोल रहे हो कि यार 1 साल बाद ना मुझे ये 1000 रुपये आप लौटा देना। अगर इस 1 साल के दौरान बहुत महंगाई हो जाती है, ठीक है, तो नुकसान किसका होगा? आपका, या जिसने वो 1000 रुपये लिए? किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस वक्त जब 1000 रुपये दिए तो इस वक्त उन 1000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब 1 साल बाद वो बंदा आपको 1000 रुपये वापस करेगा तो उस 1000 रुपये की वो वैल्यू नहीं होगी, महंगाई हो चुकी होगी, उस 1000 रुपये की वो परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो वो पैसा देना आपके लिए क्या हो जाएगा? नुकसानदेह हो जाएगा, आपको लॉस होगा, ठीक है। तभी हमने पढ़ा कि जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो डिमांडर्स हैं बॉन्ड्स के, जो कि बेसिकली लेंडर्स हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो बॉन्ड की डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता चलेगा कि भाई रियल रिटर्न में हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो बोरोवर है, इसका फायदा है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि जब आप, वो बंदा जो 1000 रुपये आज ले रहा है और उसको 1 साल बाद वापस करना है, तो जब 1 साल बाद वो 1000 रुपये वापस करेगा तो नॉमिनल टर्म में तो वो 1000 रुपये का नोट ही दे रहा है, लेकिन उस वक्त उस 1000 रुपये की वो वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए वो 1000 रुपये लौटाना आसान होगा, क्योंकि 1000 रुपये, ये तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पहले 1000 रुपये से बहुत चीज़ें आ जाया करती थी, अब 1000 रुपये से बहुत कम चीज़ें आती हैं, तो पैसे की वैल्यू क्या हो गई है? परचेजिंग पावर क्या हो गई है? कम हो गई है। तो जब इन्फ्लेशन हो जाती है ना, तो बोरोवर जो होता है, जो कर्ज ले रहा होता है, वो फायदे में रहता है, ठीक है, क्योंकि जब वो कर्ज लौटाता है तो उस वक्त उन पैसों की वो वैल्यू नहीं होती, जबकि जो लेंडर होता है वो नुकसान में रहता है, क्योंकि जब उसको वो पैसे मिलते हैं जो उसने इनिशियली दिए थे तो उन पैसों की वैल्यू कम हो चुकी होती है, उसको नुकसान होता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि क्योंकि सप्लाई कौन कर रहा है? बॉन्ड, जो कि बोरोवर है, पैसा ले रहा है, तो वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो उसकी जो रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही बात अभी मैंने डिस्कस करी। देगा तो वो 1000 रुपये ही फ्यूचर में वापस,
लेकिन उस 1000 रुपये की रियल टर्म में वैल्यू क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसी वजह से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रियल कॉस्ट ऑफ बोरिंग को क्या कर देते हैं, कम कर देता है। देयरफॉर बॉन्ड की सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बोरोवर चाहता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे हम जो है वो कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि हमारी रियल कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से। फिर आ जाता है गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट का जो बजट है, बजट बेसिकली आप दो चीज़ों के थ्रू आप देख रहे होते हो कि आपके कितने खर्चे हैं और आपका कितनी इनकम है, ठीक है। अगर आपके खर्चे और आपकी इनकम दोनों बराबर हैं तो आप कहते हो कि आपका बजट बैलेंस है, ठीक है। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम कम है तो आप कहते हो कि आपका बजट किस में जा रहा है, डेफिसिट में जा रहा है। और अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है और आपके खर्चे कम हैं उससे, तो आप कहते हो कि आपका बजट क्या है, सरप्लस में जा रहा है, ठीक है। ये आपकी कुछ टर्म्स हैं जो आपने जहन में रखनी है। अब अगर गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के खर्चे तो ज़्यादा हैं लेकिन गवर्नमेंट की इनकम क्या है, कम है। तो गवर्नमेंट अपने उस खर्चे को फाइनेंस करने के लिए क्या करेगी, बॉन्ड की सप्लाई क्या कर देगी, बढ़ा देगी। फंड्स की ज़रूरत है क्योंकि उसको, देयरफॉर बॉन्ड का सप्लाई कर्व जो है वो आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में चल रहा है, उसकी इनकम ऑलरेडी ज़्यादा है, उसके खर्चे इतने नहीं है, तो वो बॉन्ड की सप्लाई कम करेगी, ठीक है, और बॉन्ड का सप्लाई का फ्लैट पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड्स की सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, देयरफॉर बॉन्ड के सप्लाई कर्व को राइट पर और लेफ्ट पर शिफ्ट कर रहे होते हैं। और फिर हम इसको अपने जो प्रॉपर ग्राफ है मार्केट ऑफ बॉन्ड्स है उसके अंदर इनकी शिफ्टिंग करके देखेंगे कि इसका फाइनल इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट पे क्या पड़ेगा। तो आज इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। पार्ट 3 में हम शिफ्टिंग करके देखेंगे कि उससे मार्केट पे और इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।